हाँ, तो देखिए स्पेक्ट्रम लाइन में फंड सीरीज कंप्लीट होने के बाद फंड में हमने देखा था कि एन वन इजिकल टू कितना होता है 5। लाइमन, बामर, पार्शन, ब्रैकेट और फंड। लाइमन में एन वन इजिकल टू 1, बामर में एन वन इजिकल टू 2, पार्शन में एन वन इजिकल टू 3, ब्रैकेट में एन वन इजिकल टू 4 और फंड में एन वन इजिकल टू 5। ये हम कल की क्लास में 1 बाय 1 डिस्कस कर चुके थे। आज जरा देखते हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन, देखो कुल कितनी लाइंस बनेंगी। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस, कुल कितनी लाइनें बनेंगी, कुल कितनी चमकीली लाइनें बने, कुल कितनी प्रकाश की किरणें बनेंगी। यह इसका मतलब स्पेक्ट्रम लाइन। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम कैसे निकालें, किस पर डिपेंड करेगा ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन किस अपर शेल में है। इलेक्ट्रॉन जितने ऊंचे शेल में होगा ना उतनी ज़्यादा स्पेक्ट्रम लाइनें बनेगी। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन डिपेंड ऑन हायर नंबर ऑफ शेल्स, हायर ऑर्बिट। तो ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन हायर ऑर्बिट। कैसे हायर ऑर्बिट, चलो कुछ एक दो एग्जांपल लेते हैं। देखो इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन fourth excited state, fourth excited state, total number of spectrum line, total number of spectrum line। कॉमन सेंस से सोच के बताओ क्या आंसर दोगे आप। यदि इलेक्ट्रॉन फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में कुल कितने स्पेक्ट्रम लाइंस बनेंगे बताओ। टोटल नंबर ऑफ टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस नहीं है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस। हाउ में हाँ 3। बताइए, मैं टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन नहीं पूछ रहा, मैं टोटल नंबर ऑफ लाइंस। लाइमन कितने बनेंगी, बामर कितनी बनेगी, टोटल गिनती 6। आधे मिनट का क्वेश्चन है, आधे मिनट का। चलो देखिए इधर देखिए, अब आदि बता सकते तो या तो तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा या तुम्हारा दिमाग वहाँ पहुँच नहीं पा रहा। इधर देखिए इलेक्ट्रॉन फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में है। अच्छा फोर्थ एक्साइटेड स्टेट कौन से नंबर का ऑर्बिट होगा, 5th ऑर्बिट। देखो एक्साइटेड स्टेट फोर्थ यानी कि n इजिकल टू 5, यानी कि इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट में है। तो 1 ये 2 3 ये 4 और ये 5, 1 2 3 4 और 5 यहाँ इलेक्ट्रॉन है। अब कितनी लाइनें बनेंगी, तो देखिए 4 तो बनेगी लाइमन, कितने बनेगी 4। 3 बनेंगी बामर,
3। हर एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एक लाइन क्रिएट करेगा। 2 बनेगी पाशन, और 1 बनेगी ब्रैकेट। अब एग्जाम में क्या ऐसे डायग्राम बना के देखोगे क्या? ये तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो गया मामला, इतना टाइम ही नहीं है वहाँ पर। यहाँ तो देखना है कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। तो n इजिकल टू 5, अब 5 में से घटा दो, कितना बचेगा? 4। और सीधा कर दीजिए, इधर देखिए टोटल नंबर ऑफ लाइंस, सीधा 4 + 3 + 2 + 1, यही आंसर है। और इजिकल टू टोटल करोगे कितना आएगा? 10। 10 लाइंस बनेंगे। हाँ, 10 में 4 लाइमन होंगी, 3 बामर होंगी, 2 पाशन होगी और 1 ब्रैकेट। फंड नहीं होगी, फंड लाइन इसके अंदर नहीं होगी। ऐसे कैलकुलेट किया जाता है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन आपकी कितने हो जाएगी? देखिए 4 + 3 + 2 + 1 इजिकल टू 10। ऐसे निकालेंगे हम। ऐसे देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का। चलो, इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन p ऑर्बिट, total number of spectrum lines अब देखिए p ऑर्बिट यानी कि n इजिकल टू 6, k l m n o और p 6, यानी कि इलेक्ट्रॉन 6 ऑर्बिट में है। तो 5 तो बनेंगे लाइमन। अब सीधा आप यहीं से गिनती चालू कर देंगे, 5 + 4 + 3 + 2 + 1 इजिकल टू 15। ऐसे बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन गिनने का सबसे बेस्ट तरीका ये है। हालांकि एक फार्मूला भी, इसके अलावा भी तरीके हैं, पर बेस्ट तरीका ये है। इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना आपको, बस देख लो कितने नंबर का ऑर्बिट है, उसे 1 घटा दो और वहीं से ऐड करना स्टार्ट कर दो। अन्यथा फार्मूला तो ऐसे भी है, फार्मूला ये है, देखिए टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस ऐसे फार्मूला है n-1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे। या n क्या है? गिवन ऑर्बिट, गिवन ऑर्बिट। जैसे कि इफ, देखिए इफ n इजिकल टू 5 है तो टोटल नंबर ऑफ लाइन कितने आ जाएगी? तो टोटल लाइंस आ जाएंगे आपके लाइन 5th -1 इजिकल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, 10 लाइंस। तो देखो 10 आ रहा है ना, या 5th में 10, वही चीज़ आ गई। ऐसे इफ n इजिकल टू 6 तो टोटल लाइन देखो 6 × 5 डिवाइडेड बाई 2, ये 15। देखो 15 आ रही है ना यहाँ। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट की जाती है। चलो उतारिए, उतार लिया, बात क्लियर हो गई। बेस्ट मेथड ये है क्योंकि इसमें आपको एक एक चीज पता लगती है कि लाइमन, बामर, पाशन कितनी बनेंगी। इसमें पता नहीं लग पाएगा कि कितनी लाइमन, कितनी बामर, कितनी पाशन। अब देखो पहले कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते हैं स्पेक्ट्रम लाइन से रिलेटेड, उसके बाद फिर कोई न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। देखिए अपन पहले कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं।
देखो कुछ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं, देखिए। इन हाइड्रोजन एटम, इफ electron present in fourth excited state which type of spectrum line will not form? इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे कि लाइमन, बामर, पाश्चन और फंड, तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है फंड। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में है ना, यानी कि n इजिकल टू फिफ्थ में है, तो 4 + 3 + 2 + 1 ही तो बनेगी ना। तो ये तो क्या हो गया, लाइमन, बामर, पाश्चन, ये ब्रैकेट, और फंड तो बनेगी नहीं। तो फंड लाइन विल नॉट फॉर्म। ऐसे एक और क्वेश्चन देखिए। एक और सवाल देखिए ऐसे ही। देखो जैसे एक सवाल है, इन हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम बड़ा लटकता है यार। if electron transit in p orbit, how many spectrum line will form in infrared region? इंफ्रारेड रीजन। अब देखो क्वेश्चन को जरा देखिए। तुम लोगों का अटेंशन कहाँ है भाई? देखो इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट इन पी ऑर्बिट। अब पी ऑर्बिट का मतलब है n=6, और जब n=6 देखे तो टोटल नंबर ऑफ जो लाइन बनेंगे ना, लाइंस, तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो ये तो लाइमन है, ये बामर, पाश्चन, ये ब्रैकेट और ये फंड। अब लाइमन का रीजन होता है अल्ट्रावायलेट, बामर का होता है आपके इंफ्रारेड, नहीं विजिबल, और इन तीनों का होता है आपके इंफ्रारेड, होता है ना। अब टोटल इंफ्रारेड
कितने हो गए? 6 लाइन्स। पार्शन भी इंफ्रारेड में होती है, ब्रैकेट भी होती है और फंड भी होती है। यह लिखा था ना अपन ने। ब्रैकेट और फंड भी इंफ्रारेड में होती है। वैसे बोल दिया होगा मैंने कि ब्रैकेट और फंड भी, उसका रीजन भी इंफ्रारेड ही होता है, क्योंकि एनर्जी गैप कम हो जाता है ना, तो सब इंफ्रारेड में इंक्लूड हो जाते हैं सारे ऊपर के। वो खाली एक जगह चेंज होगा, लाइमन से बामर में, और फिर बामर से आईआर, फिर ऊपर का सारा आईआर में चला जाएगा। लाइमन का अल्ट्रावायलेट है, बामर का विजिबल है, और भी पार्शन, ब्रैकेट, फंड और इसके ऊपर भी यदि होंगी, और भी होती हैं बट आपके बुक्स वगैरह में मेंशन नहीं है, वो सब इंफ्रारेड में ही इंक्लूड हो जाती हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी होगी? 6 लाइन। ये हमारा आंसर है। समझ में आ गई बात? अच्छा, एक और सवाल देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए। अब देखो अगला सवाल थोड़ा सा मल्टीपल कंसेप्ट बनाते हैं। देखिए ये सवाल डायरेक्ट थे, यहाँ कोई मल्टीपल कंसेप्ट नहीं था कुछ भी, बट डायरेक्ट आंसर था। अगला सवाल थोड़ा सा मल्टीपल कंसेप्ट देखते हैं। देखो, इन हाइड्रोजन एटम इफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज angular momentum of electron is 2h upon pi if in hydrogen atom angular momentum of electron is 2h upon pi। सवाल आगे, how many spectrum lines will form in visible region। अब देखो सवाल ये है, अरे इधर देख लो भाई, उधर बातें बाद में कर लेना। 1 बी में 2, सी में 3 और डी में। अब ये मल्टीपल कंसेप्ट है। अब देखो इसमें क्या है कि इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट डायरेक्ट गिवन नहीं है। नंबर ऑफ ऑर्बिट की जगह क्या गिवन है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन 2h अपॉन पाई। अच्छा, जब ऐसे सवाल बनते हैं ना, तो कभी एंगुलर मोमेंटम दे दिया जाता है, कभी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दे देते हैं, कभी बोर ऑर्बिट की रेडियस दे दी जाती है, कभी एनर्जी दे देते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम से भी एन की वैल्यू निकल जाती है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से भी एन की वैल्यू निकल जाएगी, रेडियस से निकल जाएगी, एनर्जी से निकल जाएगी। यानी कि एन हमको निकालना होगा कुल मिला करके, और एन निकालने का डेटा सवाल के अंदर होगा। जैसे इस सवाल ने एंगुलर मोमेंटम दे रखा है, और यहाँ से एन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और एन कैलकुलेट करने के बाद भी सवाल में अभी कुछ और है, हाउ मेनी स्पेक्ट्रम लाइन विल फॉर्म इन विजिबल रीजन। अब हमको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विजिबल रीजन में कौन सी लाइन बनती है। वो होती है बामर, बामर विजुअली बनती है। चलो पहले एन निकालते हैं। देखिए तो देखिए एंगुलर मोमेंटम वो होता है आपका एन एच अपॉन 2 पाई। बोर मॉडल में होता है ना। अब ये एंगुलर मोमेंटम आपके सवाल में दे रखा है 2h अपॉन पाई इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे। देखिए चलो निकालते हैं n की वैल्यू। देखो s से h कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और n इजिकल टू कितना आ गया 4। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 4th एनर्जी लेवल में है। अब यदि 4th एनर्जी लेवल में है तो टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी बनेगी 3 + 2 + 1। अब टोटल स्पेक्ट्रम लाइन्स
तो 3 + 2 + 1। अब ये 3 वाली तो बनेगी अल्ट्रावायलेट में, लाइमन है, ये बनेगी विजिबल में, और आंसर क्या होगा हमारा B2। 2 लाइनें विजिबल में बनेगी। ये एक नमूने का सवाल बताया मैंने। ऐसा सवाल वेलोसिटी के ऊपर भी दिया जा सकता है, ऐसा ही सवाल आपके एनर्जी के ऊपर भी बन सकता है। कभी टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन दे दी जाती है और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पूछ लेते हैं, इसका उल्टा भी हो सकता है कि इतनी लाइनें बनती है तो उस ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, उस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबके? कोई डाउट किसी के? अब आगे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इसके अपन। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, ये न्यूमेरिकल नहीं थे, ये थ्योरेटिकल, इट वाज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। आप कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। बताइए कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़े? चलो देख, अब एक सवाल देखते हैं। फाइंड मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ Lyman line in हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये सवाल है। फाइंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चलो देखिए सवाल को करके बताओ, देखिए मुझे इस सवाल को करके बताओ, देखिए मुझे, ध्यान दीजिए। देखो फाइंड मिनिमम वेवलेंथ, ध्यान दीजिए, मिनिमम वेवलेंथ यानी कि लैम्डा मिनिमम है, होना चाहिए लाइमन में। अच्छा लैम्डा मिनिमम होगा तो एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। जब लैम्डा मिनिमम है तो आपकी क्या होगी? एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब जरा एक बार और मैं लाइमन का एक देखो एनर्जी डायग्राम बना करके देखते हैं, क्योंकि अभी भी आप लोगों के वो दिमाग की सुई है ना, अभी आगे नहीं बढ़ रही, अटक रही है अभी भी। ध्यान दीजिए इधर, वन, टू, थ्री, फोर और 5। अच्छा लाइमन में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? n = 1। लाइमन का लोअर शेल क्या है? 1 है। बात लाइमन की चल रही है। लाइमन लाइन, लाइमन लाइन का मतलब n1 = 1, ये तो फिक्स है। यानी कि इलेक्ट्रॉन अपर शेल से फर्स्ट शेल में आ रहे हैं। अब हमको चाहिए मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइम, यानी कि लैम्डा मिनिमम चाहिए। वेवलेंथ सबसे छोटी वेवलेंथ चाहिए लाइमन की। अब क्योंकि वेवलेंथ एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे होती है? क्योंकि एनर्जी के फार्मूले में लैम्डा नीचे आता है। अब यदि लैम्डा मिनिमम होगा तो भाई एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अच्छा लाइमन में ज़रा देखो, ये इनफाइनाइट यहाँ है ना, हाँ, लाइमन में ज़रा देखो मैक्सिमम एनर्जी कब रिलीज होगी? जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से 1 में आएगा। जितना बड़ा एनर्जी गैप उतनी ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। व्हेन इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1, तो जो रेडिएशन निकलेगा ना उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो उसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी। तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। तो फॉर लैम्डा मिनिमम, लैम्डा मिनिमम यानी कि एनर्जी मैक्सिमम, तो n2 = क्या होगा? इनफाइनाइट। और n1 = 1। क्यों? क्योंकि लाइमन की बात चल रही है। लाइमन में n1 = 1 ही होगा। n1 = 1 तो लाइमन पढ़ करके लिखा हमने,
लिखा है क्वेश्चन में लाइमन, बट मिनिमम वेवलेंथ की लाइमन चाहिए तो एनर्जी मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। ये एनर्जी मैक्सिमम वाली टर्म देख करके हमने N2 लिखा क्या, इनफाइनाइट। अब आगे इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके से देखते हैं। देखो पहले मेथड 1, पहला मेथड देखे जो मृगांशी ने किया, वो मेथड बाद में देखेंगे ना, वो थोड़ा लंबा मेथड है। उसने किया ठीक किया, बट वो थोड़ा लंबा मेथड है, वो एडवांस में टाइम मिल जाएगा इतना, बट ये एडवांस लाइक क्वेश्चन नहीं है ये नीट और मेंस के लाइक क्वेश्चन है ये। एडवांस में इतना आसान नहीं आता, वहाँ टफ आता है। तो मेथड 1 देखिए, पहले आसान वाला तरीका देखते हैं, जल्दी टाइम होने वाला। देखो अभी अभी हम पढ़ के निपटे कल परसों, 1/λ इजिकल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। होता कि नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात चल रही है। यदि हाइड्रोजन ना होता तो यहाँ हम जेड स्क्वायर और लिखते थे, बट हाइड्रोजन है तो जेड इजिकल टू 1 है, ठीक है। इसलिए जेड वाली टर्म तो हमने लिखी नहीं, क्योंकि साफ लिखा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अच्छा किसी किसी क्वेश्चन में हाइड्रोजन लिखा नहीं मिलेगा आपको, तो हाइड्रोजन ही मान के करना है। एग्जाम में तो ऐसा नहीं होता, एग्जाम में तो क्लियर लिखा होता है, वहाँ तो एटम का नाम लिखा होता है। शीट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन है एक दो जहाँ लिखा नहीं कि कौन सा स्पेक्ट्रम, बट आंसर आ रहा है वो हाइड्रोजन से। पूरा चैप्टर ही हाइड्रोजन के लिए ही है। अब 1/λ, लैम्डा हमको निकालना है, आर की वैल्यू। अब रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है ना, जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो वो काम में ले लो। तो 109,700 इसको काम में ले लेते हैं, क्वेश्चन में गिवन होती है जनरली, या 1.097 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। तो आर की वैल्यू हम रख देते हैं 1.097 इंटू 10⁵ पर सेंटीमीटर। n1 की वैल्यू कितनी, 1 का स्क्वायर 1 ही है, इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट 0। तो आपके 1/λ कितना आ गया, ये आ गया। निकालना लैम्डा है तो दोनों तरफ इन्वर्स कर दो, तो लैम्डा इधर 1/1.097 इंटू 10⁵। अब देखिए आगे, अब थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। ये 10⁵ ऊपर ले लो तो -5, नीचे 1.097, ठीक है। अब ये जो आंसर आया ना, ये तो आया सेंटीमीटर में, इसमें आया सेंटीमीटर में। क्यों आया सेंटीमीटर में, क्योंकि आर की वैल्यू हमने रखी है पर सेंटीमीटर में, इसलिए आंसर किस में आया, ये सेंटीमीटर। अब आगे जरा देखिए, हमको बदलना ऑंगस्टोन में। अब 1 सेंटीमीटर में कितने ऑंगस्टोन होते हैं, 10⁸ 10⁸ तो लैम्डा इक्वल टू 10⁻⁻5 इंटू 10⁸ अपॉन 1.097। चलो लैम्डा इक्वल टू, तो ऊपर तो बचेगा 1000 अपॉन 1.097। अब यह आ गया ऑंगस्टोन में। अच्छा ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। अच्छा नीचे केवल 1 होता तो आंसर क्या आता, 1000, लेकिन 1.097 है तो 1000 से थोड़ा कम आ जाएगा। और जब आप 4 ऑप्शन देखोगे ना, तो एक ऑप्शन 1000 से थोड़ा कम होगा, 980, 987 इस तरीके से होगा एक ऑप्शन, वही आपका आंसर होगा। भाई इससे ज़्यादा टाइम आपको एग्जाम में मिलेगा भी तो नहीं ना, और सवाल तो नीट लेवल का है, वो सवाल तो मेंस लेवल का है, वो एडवांस में नहीं आएगा, एडवांस लेवल का सवाल नहीं है वो। अब नीट में आएगा तो आप क्या भाग देने बैठोगे क्या, 30 सेकंड में क्या करोगे, अंदाजा लगाना पड़ेगा ना। अरे 1000 अपॉन 1.097, ठीक है ना, 1000 से थोड़ा सा कम कर दो, देख लो 4 ऑप्शन। और नीट में ऑप्शन बनाते समय ध्यान रखता है एग्जामिनर, ताकि बच्चा थोड़ा अंदाजा लगा करके फटाफट टिक कर दे हो। क्लियर, एक तरीका तो ये हो गया।
दूसरा तरीका देखिए, दूसरा मेथड देखिए, मेथड 2। चलो मैं उधर देखता हूँ मेथड 2। देखिए मेथड 2, जिस मेथड से किया है वो देखिए। देखो जो इमिटेड एनर्जी होगी ना डेल्टा ई, वो कितनी होगी? ई इनफाइनाइट माइनस E1 होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से 1 में आ रहा है। हमको निकालना लेमडा है, तो डेल्टा ई क्या होगा? एस सी अपॉन लेमडा। ई इनफाइनाइट 0 होता है। अब ये E1, अब उसने जो मिस्टेक की है, पहले मैं जो गलत किया वो लिख रहा हूँ, पहले मैं भी पहले गलती कर रहा हूँ। चलो क्या लिखा है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे भाई ये थोड़ी चलेगा यार, आपको वेवलेंथ निकालनी ऑंगस्टॉन में, और ऑंगस्टॉन में निकालने के लिए या तो मीटर में निकालनी पड़ेगी या सेंटीमीटर में निकालनी पड़ेगी। ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना। अच्छा चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखने के बाद इसको आप जूल में बदल देते तो भी काम चल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। अर्ग में चेंज कर देते तो भी काम चल जाता। रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, गलत नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में या अर्ग में। यदि जूल में कन्वर्ट करेंगे तो लेमडा मीटर में आ जाएगी और मीटर को ऑंगस्टॉन में बदल देंगे। इसको अर्ग में कन्वर्ट करेंगे तो लेमडा सेंटीमीटर में आ जाएगी और सेंटीमीटर को भी हम ऑंगस्टॉन में बदल देंगे। ऑंगस्टॉन का डायरेक्ट रिलेशन सेंटीमीटर से मीटर से है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कन्वर्टेड यूनिट है, ये कोई सीजीएस एमकेएस में थोड़ी है, ये तो प्लांटेड यूनिट है। तो हमने हमारी सुविधा से बना दी। एनर्जी की बहुत ही स्मॉल वैल्यूज को लिखने के लिए हमने एक नई तरीका का सिस्टम इजाद कर दिया हमने, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये यहाँ नहीं चलेगी, चल सकती है लेकिन आपको बदलना पड़ेगा उसको, किसमें? जूल में, अर्ग में। और जब बदलना ही है तो स्टार्टिंग में जूल में रख दो ना। और हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जूल में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो होती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये मेथड इसने मृगांशी ने सॉल्व किया है। वहां भी 3-4 बच्चों ने किया लेकिन सबने 30/6 रख के किया। वहां कम से कम 4 बच्चों ने किया है, पूरा सॉल्व कर दिया, लेकिन कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट की? 13.6 से, जो गलत हो गया। वो अप्रोच ठीक थी, करना ऐसा ही था, बट एनर्जी को सही यूनिट में भी तो रखना पड़ेगा ना भाई। 11th फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं हम और जेई पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन हो चुका, आपका हो गया ना। यदि यूनिट ही प्रॉपर नहीं रख पाए हम न्यूमेरिकल में, कैसे सवाल करेंगे बताओ मुझे। अब हमारा सवाल हो जाएगा, देखिए चलो ऊपर प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं 6.62 इंटू 10⁻34। सी लाइट की वेलोसिटी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेमडा हमको निकालना है, माइनस माइनस प्लस 2.18 इंटू 10⁻18, इससे निकलेगी लेमडा, वो निकलेगी मीटर में। फिर मीटर को बदलेंगे हम आंगस्टॉन में। समझ में आ गई बात? दूसरा तरीका ये है, दोनों तरीके वैलिड है, लेकिन इसमें टाइम कम लगेगा तुम्हें। इसमें टाइम देखो ना, कैलकुलेशन कितना मल्टीप्लाई वगैरह है। अभी तो लेमडा निकालो कि मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, बहुत कुछ है। यहाँ तो यहीं से अंदाजा हो जाएगा आपको आंसर क्या आएगा, और जरा भी गलती करोगे तो आंसर मिलेगा ही नहीं। फिर ये नोट हो गया। चलो उतारो, फिर आगे अगला सवाल देखते हैं।
ये लिखने का काम भी हाथ वाथ करा करो, अभी तक भी तुम्हारे समझ में नहीं बैठा। चलो जल्दी से नोट करो। पता नहीं कब से ऑफ है। चलो देखो करो फटाफट, टाइम भी हो गया। हाँ देखिए, जेड इजिकल टू 1, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जेड इजिकल टू 1। क्लियर। अब बात चल रही है फर्स्ट लाइमन की। देखिए फर्स्ट लाइमन, अच्छा लाइमन का नाम आते n1 इजिकल टू क्या रखोगे 1, लाइमन n1 इजिकल टू 1। अच्छा और n2 इजिकल टू, क्योंकि फर्स्ट लाइमन है, पहले लाइमन कब बनेगी जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से 1 पर आएगा। चलो फार्मूला 1 अपॉन लेमडा, लेमडा कितना है 121 ऑंगस्ट्रॉन, ऑंगस्ट्रॉन में रख दो कोई दिक्कत नहीं है। इजिकल टू जेड इजिकल टू 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, आर को आर ही रहने दीजिए। अब 1 अपॉन n1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो 1 अपॉन 121 इक्वल टू हो जाएगा 3r अपॉन 4। ये इक्वेशन 1। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं सोडियम प्लस 10 के स्पेक्ट्रम की। अच्छा सोडियम के ऊपर प्लस 10 क्यों लगा रखा है भाई? देखो फॉर Na+10 स्पेक्ट्रम, ये +10 क्यों लगा रखा है? एक इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि बोर का मॉडल एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए अप्लाई है। अच्छा सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 11, एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब 11 में से आपने 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो चार्ज क्या आएगा +10, इसलिए यहाँ बोर मॉडल लग जाएगा। इसलिए Na+10 स्पेक्ट्रम में जेड की वैल्यू आएगी 11। आए क्या नहीं? एटॉमिक नंबर तो 11 हो गए ना सोडियम के। अब फार्मूला लगा दीजिए 1 अपॉन लेमडा, ये तो हमको निकालना है। जेड स्क्वायर 11 का स्क्वायर क्या आएगा 121, ये 11 स्क्वायर, आर को आर ही रख दीजिए 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4, क्योंकि सोडियम +10 का भी लाइमन बनी है। अच्छा जरा देखिए इसमें 1 अपॉन लेमडा, लेमडा तो हम निकालेंगे, 11 का स्क्वायर क्या आएगा 121, आर की जगह आर और 3 अपॉन 4, ये इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1, वो इक्वेशन 2। निकालना क्या है लैम्डा, निकाल सकते हैं। चलो 1 को 2 से डिवाइड कीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इधर देखिए 1 अपॉन 121 अपॉन 1 अपॉन लेमडा, उधर देखिए इधर क्या बच रहा है 3r अपॉन 4 अपॉन 121 3r अपॉन 4। ठीक है। अब देखिए 3r से 3r कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, इधर लेमडा अपॉन 121 इक्वल टू 1 अपॉन 121, 121 से 121 भी कैंसिल, लैम्डा इज इक्वल टू 1 ऑंगस्ट्रॉन। यही आंसर है। सवाल समझ में आ गया? चलो अभी 10 से 1 मिनट का चैप्टर और है, आज तो अभी अब गेट बजने वाला है, तो बस कल एक सवाल और कराऊंगा मैं कल में आकर के, उसके बाद बोर मॉडल की, ठीक ठीक, उसके बाद बोर मॉडल के
फिर अपन रिपीट करेंगे एक बार, है ना। ये